हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच जो आपका सिविल सर्विसेज PYQ का सीरीज लेकर हम लोग चल रहे थे उसका आज पार्ट तीसरा है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। जो व्यक्ति ये पिछले 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा सिविल सर्विसेज PYQ इन हिंदी। ठीक है, वहाँ पर सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मैं अपलोड कर दिया हूँ, है ना। जो भी वीडियो मैं 1 और 2 पार्ट का था वो प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिए हैं और इसका भी अरेंज कर दूंगा। और आगे ये जो PYQ का जो सीरीज है, आप लोगों ने बहुत सारा कितने क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों के बीच ये रखने वाले हैं। संसद से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल नए अपडेट के साथ रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसकी अयोग्यता का क्या कारण है। ठीक है, ये देखिए, एक बार मैं एक झलक आपको PDF दिखा देता हूँ, मैंने कितने शिद्दत के साथ इसे तैयार किया है। संवर्ती सूची के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, संविधान में संशोधन कितने तरह से किया जा सकता है वो देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, पॉलिटी में का इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का इसमें भरपूर है। ठीक है, ये देखिए सारा एक क्वेश्चन पर आधारित कई तरह के फैक्ट मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा लंबा वीडियो जाता है तो आप लोग पेशेंस बना के रखेंगे। ठीक है, और यदि जल्दी में देखना हो तो आप स्पीड बढ़ा के 1.5x में देख सकते हैं। ठीक है, ये PYQ देख लेंगे तो इससे जब हम लोग BPSC के PYQ को देख लेंगे दोस्तों, तो बिहार में होने वाले BPSC से नीचे कैटेगरी के जितने भी GS बहुलता वाले एग्जाम होंगे सभी में आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए मैं अपने इस लेक्चर को शुरुआत करता हूँ। तो आज क्वेश्चन 77 से 112 क्वेश्चन तक आप लोगों के बीच डिस्कशन होने वाला है। थोड़ा लंबा जा सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा भी लेक्चर हो सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाएंगे। संभव हो तो पॉज करके देखें, स्पीड बढ़ा कर देखें। ठीक है, और आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखाई दे सके। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, बाय। बस आइए देखते हैं। चलिए, अब मैं गायब हो चुका हूं दोस्तों। तब देखते हैं 60 से 62वीं के बीच मैंने इससे पहले 76 क्वेश्चन का अच्छी ढंग से सॉल्यूशन दे चुका हूं। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। आइए प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में चर्चा किया जा रहा है। किसके बारे में? संसद के बारे में चर्चा कर रहा है। संसद के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी संसद की जो पद है या सीट है उसे रिक्त घोषित कब किया जा सकता है? जब वह सदन से कितने दिनों तक अनुपस्थित हो सकता है बिना बताए, तब वह कितने दिनों के बाद उसका सीट रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये जो संसद के रिक्त होने की कई सारी आपका विधि है। ठीक है, लेकिन जानते हैं कि ये अब्सेंट रहने के कारण लगातार यदि 2 महीने तक वो संसद में नहीं पधारते हैं तब उनका जो संसद की सीट है वो रिक्त घोषित हो जाता है। ठीक है, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, ये जो रिक्त घोषित होने की बात किया गया है दोस्तों, ये 104 के 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 104 के 1 में कहा गया है। आइए डिस्कशन के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए, सीट खाली होने के कारण क्या क्या कारण हो सकता है जिसके कारण वो सीट खाली हो सकता है। सबसे पहला कारण जो क्वेश्चन में आपका था कि लंबी अनुपस्थिति।
ये अनुच्छेद 101 के 4 में स्थित है, 101 के 4 में है लंबी अनुपस्थिति। ठीक है, यहीं पर कहा गया दोस्तों कि यदि कोई सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन अर्थात 2 महीने तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट खाली कर सकता है। इस अवधि में जो छुट्टियां होती है स्थगन, या फिर संसद की छुट्टियां होती है स्थगन किया जाता है ना, अंत, ये सब शामिल नहीं होता है। यानी सामान्य रूप से देखा जाए तो कोई भी सांसद यदि लगातार 60 दिनों तक ये बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो उसका सीट खाली घोषित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 101 के 4 के तहत। ठीक है, इसमें जो छुट्टियां होती है उसे शामिल नहीं किया गया है। दूसरा तरह से संसद का रिक्त खाली हो सकता है दल बदल विरोधी कानून के तहत। आपको पता होगा दल बदल विरोधी कानून आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, है ना। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून आया था। ठीक है, कहता यदि सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, ऐसे भी खाली हो गया, या पार्टी के निर्देश के खिलाफ में वोट कर देता है, तब भी आपका संसद का सीट क्या हो जाएगा? खाली हो सकता है। तीसरा विधि है दोस्तों कि इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दिया यदि कोई सांसद, है ना, तब भी वो खाली हो जाएगा। यही लिखा, यदि सांसद स्पीकर यानी लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा को लिखित इस्तीफा दे दे। कोई भी सांसद लोकसभा में रहेगा तो स्पीकर को इस्तीफा देगा, और राज्यसभा में रहेगा तो चेयरमैन को लिखित इस्तीफा दे दे तो वह स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो पद खाली माना जा सकता है। और तीसरा अयोग्यता के आधार पर यदि उसे 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो, या वह कोई लाभ का पद स्वीकार कर लेता हो, तब भी आपका सीट खाली हो सकता है। तो सांसद के सीट खाली कितने तरीके से हो सकता है दोस्तों? 4 तरीके से। आप लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे तब भी आपका सीट खाली हो सकता है। यदि आप संसद पार्टी की सदस्यता को छोड़ देते हैं, अपनी पार्टी की सदस्यता को, तब भी आपका सीट खाली हो जाएगा, या पार्टी के खिलाफ में वोट कर देते हैं। और यदि आप रिजाइन कर देते हैं यानी इस्तीफा दे देते हैं, तब भी आपका खाली होगा। अयोग्यता, यदि आप पर 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो जाती है ना, केस नहीं, जब सजा सुना दिया जाता है या फिर कोई लाभ का पद धारण करते हैं, तब भी सीट खाली हो सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना डैश के तहत हर नागरिक मौलिक अधिकार है ना। यानी कि ये जो आप देखेंगे कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को, जो तिरंगा हुआ, उसे हम कहीं भी फहरा लेते हैं, अपने मकान पर फहरा लेते हैं, घर पर, आपके वाहन में आप लगा लेते हैं, है ना। देखते हैं एक वाहन में आगे छोटा सा झंडा लगा लिया जाता है। तो ये किस अधिकार के तहत आप लगा सकते हैं? तो यह है मौलिक अधिकार के तहत। मौलिक अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत है। 19(1) के क्लॉज 1 के तहत यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रावधान किया गया था ये 2002 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2002 ईस्वी में। पहले क्या था? 2002 ईस्वी से कोई भी सरकारी संस्थान में ही आपका तिरंगा झंडा फहराया जाता था। निजी संस्थान में ये फहराने का सुविधा नहीं थी। लेकिन ये मौलिक अधिकार के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि 2002 से कि आप निजी संस्थान, घर, वाहन में भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन उस पर उसको अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम इसके 1 के ए। यहाँ लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार भारतीय झंडा संहिता 2002 के अंतर्गत निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 1 के क या तो 1 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। ठीक है, 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ठीक है, ये 2002 के तहत 2004 में निर्णय दिया। ठीक है, जिसके तहत 19(1) के क्लॉज को मौलिक अधिकार बताया, परंतु इसे सरकार कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, आगे निर्णय दिया 2004 में किसके तहत?
तो भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है मिलान करें, यानी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसमें कितने कितने विषय हैं, ठीक है। तो इसमें जो विषय हैं दोस्तों, ये पुराना आंकड़ा है, 2016 का आंकड़ा है, वर्तमान में इसमें परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन इस प्रकार किया गया दोस्तों कि सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जाने कि सूची का जो वर्णन किया गया है संविधान के किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? आपका शक्ति का बंटवारा का वर्णन है। क्या कहेंगे हम लोग? शक्ति के बंटवारा का वर्णन, शक्ति के या शक्ति का पृथक्करण। ये पृथक्करण 3 सूची में बना के किया गया है। कितने सूची हैं 7वें अनुसूची में? आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कितने तरह की सूची हैं, कितने तरह के लिस्ट है दोस्तों? 3 तरह के, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बना सकता है दोस्तों, वो बना सकता है केंद्र सरकार। कौन बना सकते हैं? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर जो कानून बना सकता है वो बना सकते हैं राज्य सरकार। संवर्ती सूची पर ये दोनों मिलकर, केंद्र और स्टेट, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर ये कानून बना सकता है। कभी कभी क्या है कि राज्य पर भी आपका केंद्र सरकार कानून बना सकता है, ठीक है, जब राज्य का सहमति हो तब, ठीक है। तो ये 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकता है, ठीक है। अब संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आइए देखते हैं इसको, कितने कितने विषय हैं, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम याद रखेंगे। वही यहाँ लिखा है संघ सूची, पढ़ते हैं पहले इसके बारे में डिटेल। कहता है संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामला, मुद्रा संचार आदि, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें मूल रूप से यानी कि सबसे पहले 97 विषय था। कितना विषय था दोस्तों? 97 विषय था, लेकिन अब कितना हो गया है? 100 विषय। सबका कौन सा याद रखना है? आपको दोनों याद रखना है, आपको दोनों याद रखना है कि संघ सूची, सबसे पहले संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? रक्षा आता है, जो राष्ट्रीय महत्व के लिए रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामला, मुद्रा संचार, ये सब है। रेल आ जाएगा। राज्य सूची, राज्य सूची में क्या कहता है? इसमें स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, भूमि, स्थानीय स्वशासन, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें पहले 66 विषय था, लेकिन अब 61 विषय है। याद रखेंगे, अभी कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, संवर्ती सूची जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, इसमें शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून जैसे विषय होते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में टकराहट हो जाती है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इसमें 47 विषय पहले था, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें पहले कितने विषय था? 47 विषय था। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा, रक्षा, बैंकिंग किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची। ये तो कम पूछता रक्षा वाला, ज्यादा पूछता आपका स्थानीय स्वशासन किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। शिक्षा संवर्ती सूची। वन, विवाह, तलाक, ये सब कौन विषय में आता है? आपका ये संवर्ती सूची में, ठीक है। कृषि, भूमि, ये सब राज्य सूची में। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको मिलान कर लीजिएगा। ये पुराना डाटा है, नया डाटा आपके बीच में ला दिया हूँ। अगला है दोस्तों कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? नहीं, राज्य बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, हम नए पेज लेते हैं और वहां पर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि कोई भी संविधान में संशोधन करना हो, संविधान में क्या करना हो? संशोधन। संविधान में क्या करना है दोस्तों? संशोधन। संशोधन होता है 3 तरह से। कितने तरह से संशोधन होते हैं? 3 तरह से होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। एक होता है विशेष प्लस
आधे राज्य का स्वीकृति, आधे राज्यों की स्वीकृति, आधे राज्य के आपका जो विधानमंडल है वहाँ से स्वीकृति। तो साधारण बहुमत में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो भी उपस्थित सदस्य होंगे उसके 50% प्लस एक अगर सहमत हो गया तो पास हो जाएगा साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत में क्या होता है दोस्तों कि 2/3 आपका जो भी उपस्थित है उससे 2/3 सदस्य अगर सहमत हो जाते हैं तो वो होगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की स्वीकृति का मतलब हुआ कि ये टफ प्रोसेस है, ये सबसे आसान प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये आपका बहुत टफ प्रोसेस है। विशेष बहुमत यानी 2/3 से भी पास करवाना है संसद में, ठीक। उसके बाद में जितने राज्य हैं भारत के अंदर उसके आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति भी चाहिए, तब इस प्रकार के संशोधन किया जाता है। तो साधारण बहुमत के तहत राज्यों के आपका निर्माण से संबंधित है ना, जैसे नए राज्य बनाना है, राज्य का नाम चेंज करना है, तो ये सब साधारण बहुमत से होती है। विशेष बहुमत से क्या होता है, विशेष बहुमत से जो ज्यादातर जो संशोधन होता है विशेष बहुमत से होती है और ये बहुत कम होता है। जैसे ये होता है संवैधानिक ढांचा को बदलने का अगर प्रयास करें, संवैधानिक ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे कोई कह दे कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार में ही संशोधन करेंगे, तो फिर ये विशेष बहुमत और आधे राज्य की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इससे संविधान की आपका बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ने की चांस रहती है। जैसे अगर कह दे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हम संशोधन करेंगे, तब ये विशेष बहुमत, या फिर संशोधन की प्रक्रिया 3 तरह के होते हैं। ये जो चर्चा लिखा गया है अनुच्छेद 368 में लिखा गया है, भाग 20 में लिखा गया है। इस प्रोसेस को ही बदलना है तब भी आपको इससे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही टफ प्रोसेस है, सबसे आसान ये है, सामान्यतः ये प्रोसेस होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इधर देखते हैं। तो कहता है दोस्तों कि नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत, तो ये साधारण बहुमत क्या है कि जितने सदस्य होंगे उसका कितना होना चाहिए, आधे सदस्य की सहमति हो जाए, आधे प्लस एक यानी 50% प्लस 1, तो साधारण बहुमत होता है। 2/3 आपका विशेष बहुमत होता है, ये क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत, ठीक है। आइए देखिए, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ये हो गया विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य वाला। यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। पहला क्या है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। राज्यों के निर्माण संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के नहीं लाया जा सकता है। विधेयक क्या होता है दोस्तों, विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। जब कोई मंत्री या जब कोई आपका संसद भवन में कोई प्रस्ताव लाता है तो उस प्रस्ताव को कहा जाता है विधेयक, और जब विधेयक पर आपका लोकसभा और राज्यसभा और प्लस में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तब ये विधेयक बन जाता है आपका अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है। ये है अभी तक बिल, ठीक है। तो ये सबसे पहले राज्य के निर्माण से संबंधित अगर कोई विधेयक लाएगा तो पहले राष्ट्रपति जी से क्या करना है, अनुमति अनुमति लेगा तभी ला सकता है, ठीक है। और नए राज्य के निर्माण संबंधित प्रस्ताव संबंधित राज्यों की विधानसभा से पारित होना चाहिए, यानी जिसके राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसके विधानसभा से भी पारित होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है। भाग आपका 20 है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में यह बात कही गई है कि नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों के निर्माण एवं विद्यमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन संबंधित संसद के दोनों सदनों की उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। यानी यहाँ से देखिए अनुच्छेद 3 का भी क्लियर हो गया वर्णन। अनुच्छेद 3 में क्या क्या है, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का निर्माण और राज्य के नाम या सीमा में कोई परिवर्तन करना है, घटाना बढ़ाना है, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत होगा और ये साधारण बहुमत के तहत होगा। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है ना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। ये प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है ना, प्रस्तावना में जो आपका संशोधन किया गया है, एकमात्र संशोधन किया गया है और एक बार मात्र संशोधन हुआ है 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया है। क्या क्या शब्द जोड़ा गया है यहाँ पे देखते हैं। इसमें जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन जोड़ा गया दोस्तों? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में? समाजवादी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो समाजवादी शब्द या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता, ये तीनों कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों क्या कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि इसे लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस संशोधन को, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय में ये जोड़ा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो भारत जो अपने शक्ति का प्रयोग दोस्तों सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, ठीक है। राष्ट्रपति डायरेक्ट भी अपना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मंत्री के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, मंत्रिमंडल के नहीं, सबके ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अधीनस्थ अधिकारी के तहत करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा देश जो है संसदीय प्रणाली वाला देश है। हमारा देश कैसा देश है दोस्तों? संसदीय प्रणाली वाला देश है। तो इसमें 2 प्रमुख होते हैं, एक देश के प्रमुख होते हैं, एक शासन के प्रधान होते हैं। अलग अलग 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। देश के प्रमुख जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और शासन के प्रधान जो होते हैं वो होता है भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। शासन के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, देश के जो मालिक यानी प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। ये अपने शक्ति का प्रयोग अधिकारी और सीधे और अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करते हैं। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख होते हैं, यानी मुख्य रूप से जो प्रमुख होते हैं, मेन जो हीरो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये औपचारिकता रखते हैं सिर्फ। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है सब कहाँ निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसके तहत? 53(1) के तहत, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए अनुच्छेद 74 के एक गठन करने की बात करता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की गठन करने के बाद। वही यहाँ लिखा है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, यानी राष्ट्रपति के जितने भी कार्य करेंगे सब किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर। अब मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, कुछ शक्तियों को छोड़ दिया, जैसे विवेकाधीन की शक्ति होता है, ठीक है, स्वविवेक की शक्ति। अगला है दोस्तों व्यापार करने की सुविधा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? इसका आंसर हो जाए विश्व बैंक समूह। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितनी होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? लिंगानुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात हमारे राज्य कौन सा है? हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है दोस्तों? हरियाणा है। कितना है सर? इसका लिंगानुपात है 879। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कितना है? 879, यानी 879 है।
जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो वह है केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात कौन सा है दोस्तों? केरल का है, जहाँ की 1084 महिला है, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे। बात करें हम बिहार की लिंगानुपात, तो बिहार की लिंगानुपात 918 है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? देखिए यहाँ एक शब्द जोड़ा गया दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से, तब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका VK राव समिति, VKRV राव। क्या हो जाएगा? VKRV राव। ये आपका वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। लेकिन बात करें दोस्तों कि सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, तब आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। और ये किए थे 1868 ईस्वी में। कब किए थे? 1868 ईस्वी में किए थे। ठीक है, एक पुस्तक है इनका द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। लेकिन वैज्ञानिक विधि VKRV राव। ये जो बताए थे दादा भाई नौरोजी, ये बताए थे 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। और ये जो VKRV राव बताए थे ये 44 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको सब बता दिए हैं इसमें। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत कितना है? तो जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत की बात करें दोस्तों तो 2001 से 2011 के बीच 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो थी 17.64। कितना है दोस्तों? 17.64। दशकीय वृद्धि का मतलब हुआ 10 वर्ष में कितने जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब भारत में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है किसका? मेघालय का ही, ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो सेवा कर जो लागू हुआ तो दोस्तों राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। ठीक है, ये इस समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। राजा चलैया समिति का गठन कब किया गया है? 1991 में। राजा चलैया समिति का गठन कब किया गया? 1991 में किया गया है। ठीक है, और कुछ समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख आर्थिक समितियां हैं। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से कौन कौन सी समितियां हैं? ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र से अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कुछ समिति है। कौन कौन? नरसिम्हन समिति 1991 में, है ना। RH खान समिति 1997 में। नरसिम्हन समिति 2, ये नरसिम्हन समिति फर्स्ट है, ये नरसिम्हन समिति सेकेंड है। पहला 1991 में, दूसरा 1998 में। रघुराम राजन समिति 2018 में। PJ नायक समिति 2014 में। नचिकेत मोर समिति 2014 में। अब ये किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखेंगे। पहला तो यही हो गया कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नरसिम्हन समिति 1 और नरसिम्हन समिति 2 ये दोनों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित आपका समितियां हैं। नरसिम्हन समिति फर्स्ट 1991 में, जबकि नरसिम्हन समिति सेकेंड की बात करें तो ये कब हुआ? 1998 में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो ये किससे संबंधित है? अगर हम बात करें इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आप याद रखिए बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। जैसे अभी आपने देखा आपके सामने कि कर संबंधी सुधार में कौन समिति से संबंधित है? तो राजा चलैया समिति 1991 में जो गढ़ाया गया था। ये भारत में अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार से संबंधित था। केलकर समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स से संबंधित है। ये कर संबंधित 2 समितियां हैं। कौन कौन? चलैया और केलकर समिति। चलैया और केलकर समिति, जबकि ये सब बैंकिंग से संबंधित था। नरसिम्हन, RH खान समिति, रघुराम राजन। ठीक है, अगला है दोस्तों राजकोषीय और मौद्रिक नीति। ये किससे संबंधित? ये इसमें कौन कौन समिति है?
तो SS तारोपार समिति है, ठीक है, NK सिंह समिति है 2016, उर्जित पटेल समिति 2014, ये सब मुद्रा से संबंधित है। गरीबी वाला पूछता है, 2-3 क्षेत्र वाला बहुत ज़्यादा, एक कभी आपका बैंकिंग क्षेत्र से पूछ देगा, कर वाला तो बहुत ज़्यादा है, राजा चलैया और केलकर समिति, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गरीबी वाला, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी से। कब गठन किया गया था, 2009 ईस्वी में, और ये बताए थे शहरी गरीब उसे कहा जाएगा जिसका दैनिक व्यय 33 रुपया से कम है, और ग्रामीण गरीबी 27 रुपये से कम वाले को कहा गया है, ठीक है। तो रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, इसका संबंध किससे है, गरीबी से है। कर संबंधित दो में चलैया और केलकर, चलैया और केलकर, नरसिम्हन फर्स्ट, नरसिंह सेकेंड, ये सब बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, मॉडल के बारे में पूछ रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल की बात करें दोस्तों, तो ये हर किसी को पता होना चाहिए, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा है PC महालनोबिस मॉडल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ, ठीक है। अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से। कब से शुरू हुई पंचवर्षीय योजना, 1951 से। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजना चला है। कितने पंचवर्षीय योजना चला है, 12 पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो गया, 2017 में खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद पंचवर्षीय योजना की जगह पर आपका नीति आयोग आ गया। कौन आयोग, नीति आयोग आ गया। आगे चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ये पंचवर्षीय योजना की क्या क्या कार्यकाल है, क्या आपका मॉडल है और क्या इसका उद्देश्य है। सबको याद नहीं रखना है, कुछ कुछ का मॉडल याद रखना है, कुछ कुछ का कार्यकाल याद रखना है और कुछ कुछ का उद्देश्य भी याद रखना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का मतलब ही हुआ 5 वर्ष के लिए योजना। इसके जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे, 5 वर्षों के लिए योजना चलाया जाता था, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलने वाले प्रथम पंचवर्षीय योजना। 51 से चला 5 जोड़ लीजिए, 56 तक चलेगा। इसका जो मॉडल था दोस्तों, ये मॉडल था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन था, हेराल्ड डोमर मॉडल। उद्देश्य था कृषि विकास, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, अभी भी है। भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो पहला योजना का जो उद्देश्य था कृषि का उत्थान करना, कृषि का विकास करना। दूसरी योजना की बात करें दोस्तों, दूसरी योजना का कार्यकाल 56 के बाद 5 साल जोड़ दीजिए, 61 हो जाएगा। दूसरी योजना है आपका PC महालनोबिस मॉडल, PC महालनोबिस मॉडल। बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हुए, ठीक है। इनका जन्म 29 जून को होता है, जिसे सांख्यिकी दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास, यानी पहले में किसान कृषि का विकास हुआ, दूसरा में आपका इंडस्ट्रियल लगाने का सोचा। अब तीसरा आ गया। तीसरा जो प्लानिंग है दोस्तों, तीसरा है 61 से 56, 5 जोड़ते जाना है। 61 से 56 आ गया तीसरा। इसका मॉडल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्देश्य को ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। कृषि और विकास, कृषि और उद्योग को असफल हो गया था, ठीक है। ये असफल योजना रहा। क्यों असफल योजना रहा दोस्तों, क्योंकि 61 से 56 के बीच में भारत ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध का सामना किया, 2 महत्वपूर्ण युद्ध का सामना किया। एक आ गया आपका भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, जो कब हुआ दोस्तों, ये हुआ 1962 ईस्वी में। और दूसरा भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 ईस्वी में। अब 61 से 56 के बीच ही 61 से 66 के बीच ही 2 युद्ध भारत को सामना करना पड़ा, और भारत अभी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ था, जिसके कारण ये योजना पर खर्च नहीं किया गया, बल्कि सारा ध्यान कहाँ चला गया, आपका युद्ध के क्षेत्र में चला गया, चीन और पाकिस्तान के युद्ध में, जिसके कारण ये योजना असफल रहा, ठीक है। तो 3 योजना लगातार 5-5 साल तक चला। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66।
अब भारत की हालत खराब हो गई। भारत की हालत खराब होने का कारण है चीन युद्ध और पाक युद्ध, ठीक है, चीन युद्ध और पाक युद्ध, और ये असफल रह गया। अब क्या करता है भारत कि 3 साल के लिए आपका प्लानिंग योजना चलाता है, यानी एक वर्ष के लिए चलाता है। जैसे 1966 से 67 चला गया अनवरत योजना, इसको अनवरत योजना दूसरा है 84 में आएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये एक वर्षीय योजना कह सकते हैं। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, यानी एक साल के लिए ही योजना चलाया, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 साल के लिए गेप हो जाता है। 3 साल के बाद 3 योजना के बाद 3 साल के लिए गेप, 3 योजना के बाद 3 साल का गेप हुआ, तीर लगा हुआ है। क्यों गेप हुआ आपको पता चला। अब चौथा योजना शुरू होता है 1969 से 1974। इसके मॉडल याद रखें, डी.आर. गॉडगिल मॉडल। क्या है, डी.आर. गॉडगिल मॉडल। इसको ध्यान नहीं रखना है, बस ये अपने याद हो जाएगा। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल देना। अस्थिरता क्यों हुआ, क्योंकि तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में आपका अस्थिरता आ गया था, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, ठीक है। चीन से युद्ध का सामना करना पड़ा था। भले पाकिस्तान से जीत हुई थी, लेकिन जीत हो या हार हो, युद्ध में दोनों पक्ष को घाटा होती है, ठीक है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 चला। स्थिरता के साथ आप कहा कि विकास करेंगे। अब 74 से फिर 79, 5 साल अब फिर जुटेगा, ठीक है। 79 पंचवर्षीय योजना 74 से 79, इसका काम क्या था, गरीबी उन्मूलन निवारण और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन निवारण और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1980 से 1985, 80 से 1985। प्राथमिकता क्या, गरीबी निवारण, ही ध्यान नहीं रखना है। 7वां में क्या है, 85 से 90, डब्ल्यू मिलर मॉडल, ध्यान रख सकते हैं, रोजगार स्वास्थ्य। 8वां है, अब देखिए 90 के बाद फिर देखिए यहाँ पर तीर लगा है, इसका मतलब फिर से यहाँ पर ब्रेक हुई है। फिर से यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है, यानी फिर से एक वर्ष के लिए चला है, ठीक है। 1991 से 92, 1991 से 92, ठीक है, 1 वर्ष के लिए चला है। तो पहली बार तीन योजना के बाद 3 साल का ब्रेक, 5वां के बाद आपका कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 7वां के बाद आपका ब्रेक हुआ है। 8वां पंचवर्षीय 92 से 97, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, ये सब का है। 97 से 2002, उसका फिर लगातार चला है 2002 से 2007, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपका, कभी कभी कार्यकाल पूछ देगा कि प्रथम, दूसरा, तीसरा का कार्यकाल कब रहा, ठीक है। और मॉडल पूछता है, ये 2-3 का उद्देश्य, ये दोनों का ध्यान रखेंगे, बस काम बन जाएगी। आपको बताए थे कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। आपको पता है कि 2014 में नई सरकार की गठन हो जाती है, बीजेपी की, है ना, भारतीय जनता पार्टी की। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है। जब नई सरकार आती है तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करती है और उसके जगह पर कौन लाती है, नीति आयोग योजना लाती है। क्या लाती है दोस्तों, नीति आयोग लाती है। नीति आयोग का पूर्व नाम योजना आयोग था, ठीक है। ये योजना आयोग के अधीन ही पंचवर्षीय योजना था। गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, ठीक है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय, इसकी चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। योजना आयोग क्या था, योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, काली क्रांति का संबंध। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है। तो काली क्रांति जो दोस्तों संबंधित है आपका, काली क्रांति तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तेल उत्पादन से, यानी कच्चा तेल के संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मत्स्य उत्पादन क्या है, उर्वरक उत्पादन क्या है, सरसों उत्पादन क्या है ना। कुछ क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। कृषि क्रांतियां मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया अभी आपको कि काली क्रांति, तो कच्चे तेल उत्पादन है ना, या फिर इसी को पेट्रोलियम उत्पादन भी कह सकते हैं। तो उसी ढंग से यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध
कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, इसे भी ध्यान रखना, श्वेत दूध होता है। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से, मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, जिससे वैसे फसल जिससे कि तेल होता है, ठीक है, जैसे सरसों आ जाएगा इसमें। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, दोनों लाल होता है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू, आलू कैसा होता है, गोल ही होता है, ठीक है। रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन होता है अंडा उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति कृषि समग्र उत्पादन, ठीक है, कृषि समग्र उत्पादन, यानी कि कृषि के सभी फसलों का उत्पादन के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाया गया है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। कृष्ण क्रांति ने ब्लैक रिवोल्यूशन खनिज तेल, कौन है, खनिज तेल या पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ो योजना, ठीक है। आगे देखते हैं। संपर्क क्रांति किसका है दोस्तों, रेल संपर्क योजना, रेल पर चढ़िए एक दूसरे से संपर्क कीजिए। सदाबहार हरित क्रांति ये दुगना उत्पादन करने के लिए, हर चीज का दुगना उत्पादन। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन, स्लेटी सीमेंट। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, खाकी वर्दी चलता था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसको बढ़ावा दिए थे गांधी जी। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। और सफ्रोन की क्रांति केसर उत्पादन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है कि आपका कॉटनोपोलिस ऑफ ये देखिए, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है महाराष्ट्र को। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिले महाराष्ट्र राज्य में, जिसे भारत का कपास पोलिस कहा जाता है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछेगा कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। हालांकि गुजरात भी सूती वस्त्र उत्पादन और मिलों के मामले में प्रमुख राज्य है, खासकर अहमदाबाद, और अहमदाबाद को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई और आसपास के क्षेत्र सोलापुर, पुणे, नागपुर, ये सब में सूती वस्त्र मिल केंद्रित है, जिसे यह देश के अग्रणी उत्पादन करता है, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो यही दो में नहीं होता महाराष्ट्र गुजरात में, आप तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जगह पर भी आपका सूती उत्पादन होता है, ठीक है। सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद यही है, और यह कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मिल मुंबई में है। अगला है दोस्तों, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों नकदी फसल कहते किसको हैं, ठीक है, यानी कि केस क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि किसान आपका घर में रखने के लिए नहीं उपजाता है फसल को, ये बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए उगाते हैं। वे फसल होती है जिन्हें किसान अपनी खपत के बजाय बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए उगाते हैं, जैसे कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, तंबाकू, जूट, तिलहन, है ना, सरसों, सोयाबीन, ये सब कैसा फसल है, नकदी फसल है, ठीक है। ये सब किसान इसलिए लगाता है कि ताकि इसे बाजार में बेचकर मैं नकदी पैसा कमा सकूं, ठीक है। ये फसलें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करती है, अर्थव्यवस्था में रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें कुछ जैसे कपास, जूट, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम आती है, जबकि अन्य पेय पदार्थ है चाय, कॉफी, है ना। आइए ऑप्शन पर चलते हैं। तो जूट है, जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, कहता है इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे जूट है, गन्ना है, ज्वार है, तो आप मूंगफली के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मूंगफली आपका, मूंगफली ज्वार के साथ जाएंगे। ज्वार एक आपका मोटा अनाज होता है। ज्वार एक कैसा अनाज है दोस्तों, मोटा अनाज है। मूंगफली, जूट, गन्ना, कपास, ये सब आपका नकदी फसल है, ये नकदी फसल नहीं है, ठीक है।
आगे अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जमा जो करता है यानी कि कलेक्शन होता है, ये राज्य द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, बैंक दर का आशय क्या है, यानी बैंक दर क्या है? देखिए दोस्तों, बैंक दर क्या है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित फैक्ट है। तो आइए इसको हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक दर किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बैंक रेट भी कहते हैं, एक है रेपो रेट। ठीक है, बैंक दर क्या होता है दोस्तों? इसमें आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक वैसे बैंक होते हैं जिसमें कि आम जनता जाके खाता खुला सकता है, पैसा निकाल सकता है, पैसे जमा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एसबीआई, केनरा, एचडीएफसी, यूको, ये सब जो बैंक हैं ये आपका वाणिज्यिक बैंक है। प्रकृति और अवधि बैंक दर आरबीआई द्वारा, यानी आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है। यानी किसमें क्या करता है कि आरबीआई लंबे समय के लिए इसको ऋण देती है। किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। जिस दर पर देता है उसे कहते हैं हम लोग बैंक दर, है ना। कुछ इंटरेस्ट लेता है, लेगा ना आरबीआई, तो जिस इंटरेस्ट दर पर लेता है और ये लंबे समय के लिए होता है उसे बैंक दर कहते हैं। जबकि रेपो रेट की बात करें दोस्तों, रेपो रेट भी आरबीआई के द्वारा ऋण दिया जाता है। किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। लेकिन ये दीर्घकालीन था बैंक दर, जबकि ये क्या है? अल्पकालीन है। अल्पकालिक है, यानी कि छोटे समय के लिए दिया जाता है। जिस दर पर देगा उसे हम रेपो दर कहेंगे। आमतौर पर 1 दिन से 90 दिन तक उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, तो मेन अंतर क्या है यहाँ पर? सबसे पहले ये दोनों बैंक दर और रेपो दर क्या है? दोनों आरबीआई से क्या करती है? ऋण लेती है। कौन लेती है? वाणिज्यिक बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अगर दीर्घकालिक ऋण लेती है तब हो जाएगा बैंक दर, और अल्पकालिक ऋण लेती है तब हो जाएगा रेपो दर। ठीक है, और देख सकते हैं इसमें वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई को कोई जमानत या प्रतिभूति नहीं देनी पड़ती है। यह एक साधारण छूट दर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीआई नहीं कहता है कि हमारे पास कुछ तुम पूंजी जमा करो, कुछ प्रतिभूतियां जमा करो। लेकिन जब रेपो दर लेता है तब इसमें वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति गिरवी जमा करना पड़ता है। यदि यह एक पुनर्खरीद समझौता यानी रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। कौन? रेपो दर। एक होता है दोस्तों रिवर्स रेपो दर। आइए देखते हैं, एक हम लेते हैं अलग से। एक क्या होता है दोस्तों? 1 मिनट। हाँ, एक आपने देखा रेपो रेट, ठीक है, एक देखा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरआर। ये आरआर हो गया रेपो रेट, ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। एक बैंक दर हो गया। बैंक दर में दीर्घकालिक ऋण देगा आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि आरबीआई, एक मिनट, हाँ, इसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण दे रहा था। ठीक है, और ये कैसा था? अल्पकालिक था। ठीक है, ये आरबीआई इसको ऋण दे रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कॉमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा पैसा हो जाता है, तब ये आरबीआई को चुनौती देती है और कहती है कि कुछ लीजिएगा, आपको ऋण देना चाहते हैं। तो ये जो ऋण देती है जिस दर पर, उसे कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जिस दर पर आरबीआई को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये क्या था कि आरबीआई जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक को देता है इसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं, नहीं आरआर कहते हैं। ठीक है, बैंक दर में दीर्घकालिक था, रेपो रेट में अल्पकालिक है। इसमें उल्टा सिस्टम हो जाता है, ये भी अल्पकालिक होती है जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आइए देखते हैं, तो ऑप्शन पढ़िए।
कहता है साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली दर, औद्योगिक केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। केंद्रीय बैंक यानी कि किसके बारे में कह रहा है दोस्तों? आरबीआई बारे में, आरबीआई के बारे में। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली, आरबीआई लेती है आधिकारिक ब्याज दर, है ना, यानी कि वाणिज्यिक बैंक के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? वाणिज्यिक बैंक के बारे में कह रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हम आरबीआई की बात करें अगर दोस्तों, आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में आपको पता होगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है, आगे बिहार में 2005-6 से 2014 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? ठीक है, इसका अगर आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका रजिस्ट्रार विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन का निर्माण में वृद्धि दर किया था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे थोड़ा सा बजट के बारे में, बिहार के बजट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, वो याद नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को आप देख के जाएंगे। ठीक है, अभी बिहार में जो बजट जारी किया गया दोस्तों, वो बजट का आकार क्या था? तो 3,17,000 करोड़ का बजट का आकार था। यानी कि हमारे जो बिहार के वित्त मंत्री थे वो सम्राट चौधरी ने पेश किया। बजट का आकार था 3,17,000 करोड़। पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ अधिक जारी किया गया। मुख्य क्षेत्र जो खर्च करने की बात हुई, ये एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, ग्रामीण विकास पर और ऊर्जा पर। शिक्षा पर जो खर्च करने की बात की गई है 60,954 करोड़ रुपया। यानी कुल बजट का आकार 3,17,000 है। सबसे ज्यादा शिक्षा पर, दूसरा में स्वास्थ्य पर किया गया है। महिला सशक्तिकरण की बात किया गया है, जिसके तहत पटना में महिला हाट खोला जाएगा। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप खोला जाएगा। पिंक बस सेवा दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा की जाएगी, है ना, घोषणा की गई है ये सब की। ये सब हुआ नहीं, ये सब होगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृत्ति 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपया लॉन्च किया गया है। रोजगार 6 लाख सरकारी नौकरी, पुलिस और शिक्षक प्रमुख है। चुनाव से पहले 3 लाख, बाद में 3 लाख, ये सब बजट की घोषणा थी। ठीक है, कृषि में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई, जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया, करने की प्रस्ताव किया गया है, अभी हुआ नहीं है मखाना बोर्ड। ठीक है, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में बेगूसराय में कैंसर अस्पताल और कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना होगी। राजकोषीय घाटा कितना है? तो जीएसडीपी का 3%, जीएसडीपी का 3%। अगर हम रुपये में बात करें तो 32,718 करोड़ रुपया है। ठीक है, ध्यान रखिए। लक्ष्य क्या है? बिहार के विकास की गति देना। ठीक है, अगला, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो जिस समय आपका ये तैयार हुआ क्वेश्चन, उसके अनुसार आपका मधेपुरा है, लेकिन इसे आप याद नहीं रखेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे गरीब जिला जो है दोस्तों वो शिवहर है। सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार 2025 के आंकड़ा के अनुसार सबसे गरीब जिला शिवहर है। और सबसे अमीर जिला आपका हमारा राजधानी पटना है। कौन है? पटना है। ठीक है, खासकर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार में आर्थिक विषमता को दर्शाता है। ठीक है, बिहार की शिवहर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ का है जो दोस्तों 1880 है। इसके बाद आपका पटना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, जिस समय ये क्वेश्चन बना है उसके परिप्रेक्ष्य में 4,595 किलोमीटर है, लेकिन ये याद नहीं रखना है, अभी याद रखना है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगातार बढ़ रही है। नवीनतम आंकड़ा 2024 के अनुसार है 6,131.8 किलोमीटर। 6,131.8 किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, 6,131 किलोमीटर। जबकि 2025 में 5,380 किलोमीटर से ये अधिक हुआ है। ठीक है, ये बढ़ ही रहा है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग क्या है?
उपयोग कितना है, तो 2016 के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो उस समय जो है आपका बहुत ही कम था, 228 किलोवाट था, ठीक है, जबकि ये आंसर होगा आपका ई, ठीक है, 228 किलोवाट ही किलोवाट घंटा था। इसे याद नहीं रखना, याद रखना है हमें 2025 के आंकड़ा को। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 2025 तक बढ़कर लगभग हो गया है 363 किलोवाट घंटा, यानी इसको यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। बिहार में जो बिजली की खपत है वो कितना हो गया है, प्रति व्यक्ति 363 यूनिट, यानी 363 किलोवाट घंटा, ये ध्यान रखेंगे। जीविका से क्वेश्चन है दोस्तों। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, तो जीविका मल्टी पर्पस योजना है जो रोजगार सृजन की बात करती है, वित्तीय समावेशन की बात करती है, गरीबी उन्मूलन की बात करती है, सार्वजनिक वितरण से बात करती है। ये विश्व बैंक के सहयोग से जीविका चलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल आपका उद्देश्य है इसका, क्या क्या उद्देश्य देख लीजिए। मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, सामाजिक सशक्तिकरण, जोखिम कम करना, है ना, पर्यावरण संरक्षण, ये सब बात किया गया जीविका के बारे में। बिहार में SPUR योजना परियोजना का संबंध किससे है, इसका संबंध दोस्तों आपका नगर नियोजन वित्त से है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिहार में SPUR का मतलब होता है कि सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। अर्बन का मतलब होता है नगरी या तो शहरी, ठीक है। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म, यानी कि जो शहरी सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। यह कार्यक्रम 2008 से 2014 तक चला, फिर 2016 तक बढ़ाया गया है, ये याद रखेंगे। ये आपका किससे संबंधित है, नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। ये संबंध बिहार सरकार और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के द्वारा साझेदारी के साथ ये चलाया गया था। अगला है दोस्तों 2857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता एक ही है, बूढ़ा है ना, बाबा वीर कुंवर सिंह थे। आइए देखते हैं हम लोग कुछ वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो नहीं हम आपके बीच लाए हैं, कभी और लाएंगे, क्योंकि बिहार से संबंधित ये चल रहा है PYQ, तो वीर कुंवर सिंह को जानना जरूरी है और आगे भी आएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में संक्षेप में, ठीक है। 1857 क्रांति के कारण क्या है, 1857 की क्रांति क्यों हुई है, ठीक है। तो इसका कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे तत्कालिक कारण हुआ चर्बी वाले कारतूस की अफवाह फैलाना, ठीक है। अब कई लोग इसे अफवाह कहता है, कई लोग इसे हकीकत कहता है, लेकिन जो भी है यही कारण हुआ, तत्कालिक कारण। इसके सबसे प्रमुख जो शुरुआत करता है वो कौन थे, मंगल पांडे जी थे। कौन थे, मंगल पांडे थे। 1857 के बैरकपुर छावनी में, है ना, सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। अब इनकार करने वाले कौन थे, पहली बार मंगल पांडे। और इनकार करते हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो 2 अंग्रेज अधिकारी को ये हत्या कर दिए गोली मारकर, ठीक है। ये इनफील्ड राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल लाया गया था। बेसबर्न नामक ये आपका पहले राइफल था, इनफील्ड राइफल लाया गया, जिसमें कि मुंह से चर्बी को, ये कारतूस को तोड़ा जाता था और कहा गया कि चर्बी वाले उस कारतूस में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाया जाता था, जिसके कारण मंगल पांडे ने धर्म की अब बातें कहकर ये आपका इनकार किया, ठीक है। और इसके तहत अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया गया, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, ठीक है। इसी के तहत आपका ये भी नहीं बचे हैं, मंगल पांडे को भी आपका मार्च में 29 मार्च 1857 में आपका गिरफ्तार किया गया और अप्रैल में इनको फांसी भी दे दिया गया, ठीक है। इसका नेतृत्व करता कहाँ कौन था, देखते हैं कहाँ था।
कुछ चार्ट आपके बीच लाया गया है। बरेली से खान बहादुर खान था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह बिहार से, असम से दीवान मनीराम दत्त, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अंग्रेज के समर्थक भी था। अंग्रेज के समर्थक कौन कौन था दोस्तों? अंग्रेज के समर्थक की बात करें तो ग्वालियर के सिंधिया ये समर्थन करता था। ठीक है, इंदौर के होलकर, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के और नाभा के सिख शासक, जम्मू कश्मीर के महाराजा, ये सब 1857 के क्रांति को क्या किए थे? समर्थन किए थे। यानी कहा था ये अंग्रेज को समर्थन किया, बोला कि नहीं ठीक है ये गलत कर रहा है भारतीय। इसकी चर्चा कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन पुस्तक में? तो बी.डी. सावरकर की एक पुस्तक है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर का पुस्तक है। अगला है एस.एन. सेन का पुस्तक है 1857, क्या है 1857 सिर्फ। सर सैयद का पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है। आर.सी. मजूमदार का पुस्तक है सिपोय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। घटना क्या क्रम क्या था? तो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ और 12 मई 1857 विद्रोहियों का दिल्ली पर आक्रमण हो गया। क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला है दोस्तों बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा को सोते हुए दोस्तों ये पकड़ा गया है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को फरवरी में पकड़ा गया और 9 जून 1900 ईस्वी को इनका क्या कर दे दिया जाता है? देहांत हो जाता है। और अंग्रेज सरकार कहती है कि इसे हैजा हो गया था और हैजा के कारण इनकी मृत्यु होगी। हालांकि इनको कहा जाता है कि इन्हें जहर देकर मारा गया था। किनको? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ। 15 नवंबर के दिन को ही हम लोग जनजातीय दिवस के रूप में भी मनाना शुरू किए हैं, जनजातीय दिवस। और इन्हीं के नाम पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारे बिहार से एक अलग राज्य का गठन हुआ जिसका नाम क्या है? झारखंड। मृत्यु हुई 9 जून 1900 ईस्वी में, है ना। अंग्रेज आपका क्या कहा कि हैजा से मरे हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज इन्हें जहर देकर मार दिया था। ठीक है, इनका स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था? तो उलिहातू खूंटी झारखंड में। शिक्षा जयपाल नागो शिक्षक के द्वारा। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कर्मी हाटो। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। मुंडा विद्रोह 1900 में हुआ नागपुर झारखंड में। ठीक है, आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था। पेशा इनका भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता था। रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो, ये क्या था? नारा था। इसे धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनकी 1895 बिरसा मुंडा को एक सर्वोच्च ईश्वर का दर्शन हुआ था। 3 मार्च नहीं होगा दोस्तों, ये 3 फरवरी होगा। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को ब्रिटिश पुलिस ने चक्रधरपुर में के जंगल में उनकी आदिवासी छापामार सेना के साथ क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उलगुलान विद्रोह ये सब यही किए थे। अगला है दोस्तों कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महान बचाव होगा। यह किसने लिखा था? कहता है यदि मुसलमान खुश हों और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महान बचाव होगा। यह किसने कहा था? देखिए दोस्तों, अंग्रेज शुरू से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया है। फूट डालो और राज करो की नीति ये अपनाते रहा है। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी हुए, बहुत ही बड़ा लेखक थे। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों W.W. हंटर। क्या नाम है? W.W. हंटर। यही वक्तव्य दिया था और भारत में ये आपका अधिकारी के रूप में कार्यरत था। ये अंग्रेज था W.W. हंटर। इन्होंने कहा था कि यदि मुसलमान भारत में खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महान बचाव होगा, यानी ब्रिटिश शक्ति थोड़ा ज्यादा समय तक चलेगा। क्योंकि इसे मानना था कि जब भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में दोनों में मनमुटाव चलते रहेगा
दोनों में मनमुटाव चलते रहेगा, तब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में मनमुटाव के कारण हमारे खिलाफ में ज़्यादा तगड़ा आवाज़ नहीं उठा सकता है, ठीक है, जिसके कारण इसके बीच में हमेशा भेद करना चाह रहा था। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, इसमें कि हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, दोनों मिल गया था और अंग्रेजी सत्ता को हिलाने का ये क्षमता ला दिया था, यानी कर दिया था, यानी अंग्रेज हिल गया था और अंग्रेज इस क्रांति से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी ये जो W. हंटर हैं एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम था इंडियन मुसलमान। क्या नाम है? इंडियन मुसलमान। यह पुस्तक 1870 में लिखा। कब लिखे हैं? 1870 में लिखा, जिसमें मुस्लिम की खराब स्थिति के लिए हिंदू को उत्तरदायी ठहरा दिया था। कहा कि अगर मुस्लिम की स्थिति खराब है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? हिंदू हैं, इंडियन मुसलमान पुस्तक में, ठीक है। और इसी पुस्तक के तहत ये सब बातें कहा था। इंडियन मुसलमान पुस्तक किसका है? W. हंटर का है। और इसी के तहत कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महान बचाव होगा। अगला है दोस्तों कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कहने वाले एक वायसराय थे दोस्तों, जिसका नाम है आपका लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत ही विवादास्पद आपका गवर्नर जनरल रहा है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ये जो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है दोस्तों, ये चला था 1899 से 1905 तक चला था, ठीक है। इसी के समय प्रमुख घटना घटा था जिसका नाम है बंगाल विभाजन। क्या नाम है दोस्तों? बंगाल विभाजन। बहुत ही ये फूट डालो और राज करो की ये पहली बार देखा गया। बहुत ही पुरजोर तरीके से फूट डालो और राज करो का नीति देखा गया कि बंगाल को विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में किया गया था। किसके समय में किया गया था? ये अक्टूबर में लागू हुआ था, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये लॉर्ड कर्जन के समय में लागू हुआ था। यही बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चला था भारत में जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और कांग्रेस के बारे में कौन कौन व्यक्ति क्या कहे थे देखते हैं हम लोग इस चार्ट के माध्यम से। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में आप देख ही लिए हैं। लॉर्ड कर्जन क्या कहा था? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, बात वही है, और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग कर सकूं, मरने में सहयोग कर सकें, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका अंग्रेज के सबसे बड़े आपका विरोधी दल या विपक्षी दल में से एक उभर कर निकल रहा था। और ये जो डफरिन के समय में ही 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में आपका कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी कांग्रेस का स्थापना किया गया था। डफरिन उस समय बहुत ही खुश था और गार्डियन पार्टी दिया था डफरिन, लेकिन डफरिन ने एक दो वर्ष के बाद ही ये आपका ये भी टिप्पणी किया था, कहा था कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या अत्यंत सूक्ष्म है। यानी ये भी कांग्रेस की आलोचना करने लगा था। कौन? लॉर्ड डफरिन। लाला लाजपत राय एक कथन बोले थे, कहा था कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, क्योंकि डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना किया गया था, तथा यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। यानी कि ये कहा गया कि जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सब वर्ष में एक बार जमा होते हैं और जमा होकर ये मेला लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। ये कौन कहे थे? लाला लाजपत राय। कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बात किसने कहा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कैसे याद रखेंगे? भूखे लोग याद रखने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं दोस्तों, इससे कोई ये वास्तविकता से संबंध नहीं है, ठीक है। आप याद रख सकते हैं कांग्रेस के लोग भूखे थे, एकदम चाट खाते थे, ठीक है।
तो आप याद रखेंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि अगर हम बात करें कि कहा था शिक्षित भारतीय का वार्षिक मेला, किसने कहा था, लाला लाजपत राय। और कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम के बारे में बता रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका संख्या अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत कम संख्या है, ये डफरिन कहा था। अब कांग्रेस एक याचना की संस्था है, ये कहा था बिपिन चंद्र पाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे सर, याद रखेंगे चंदा मामा से हम क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। चंदा मामा से क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक याचना वाली संस्था है, ये किसने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। जबकि मेला की बात किसने कहा था, राष्ट्रीय शिक्षित भारतीय के मेला है वो लाला लाजपत राय कहे थे। ठीक है, पदों के भूखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, याचना वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक एक बात कहे थे यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती है। यानी कि कहता है कि यहाँ पर भारतीय लोग आता है वर्ष में एक बार, क्योंकि वार्षिक बैठक होता था। कैसा बैठक होता था कांग्रेस का, वार्षिक बैठक होता था। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएं तो क्या होगा, भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो कैसे याद रखेंगे कि मेढक की बाल खींचने लगे तो टटराने लगा, याद रख सकते हैं। मेढक की बात किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कथन भी आपको याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है। ये आकर्षित करने वाले कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा राजकुमार शुक्ल से संबंधित। राजकुमार शुक्ल 1875 से 1929 के बीच इनका जीवन काल रहा। ठीक है, बिहार के चंपारण के मुरली भराहवा गांव के निवासी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से संबंधित थे, मुरली भराहवा गांव से। ठीक है, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसान थे। गांधी जी को बुलाया गया था 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई। गांधी जी से चंपारण आने का क्या किया था, आग्रह किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को चंपारण आने की आग्रह किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। कथा जिसे गांधी जी ने पहले टाल दिया, लेकिन शुक्ल की जिद के आगे उन्हें आना पड़ा। लखनऊ में टाल दिया तो कहा कि ठीक है आएंगे, फिर पता चला कि कोलकाता में बैठक है, कोलकाता चले गए थे ये राजकुमार शुक्ल जी। अंततः राजकुमार शुक्ल की जिद के साथ गांधी जी को बिहार आना पड़ा चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार कौन कौन है, कहता उनके प्रयास के कारण ही गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। अब भारत का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ जिसने किसानों को तिनकठिया प्रथा यानी 3/20 हिस्से पर नील की खेती करवाना था, यह व्यवस्था से मुक्ति दिलाया गया। ठीक है, दृढ़ निश्चय व्यक्ति था ये कि यह एक किसान था, वे एक गरीब एवं अनपढ़ किसान था, लेकिन उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और गांधी जी को मनाने का अटूट संकल्प था। कहा जाता है कि दोस्तों कि जब संकल्प अटूट हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, जिससे वे गांधी जी को महात्मा बनाने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का पहला सफल आंदोलन भारत में बिहार से ही हुआ है। उनका योगदान क्या है, संघर्ष में चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई शिक्षा दिशा दी, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। ठीक है, उनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है ना, उनके जीवन के ऊपर उपन्यास भी लिखा गया है। ठीक है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे, और उसका अध्यक्ष भी वही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। जबकि अध्यक्ष की बात करें तो सचिव की बात करें या महासचिव, तो ये सचिव बने थे NG रंगा। ये गठन हुआ लखनऊ में। ये है हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1889 से 1950 तक इनका जीवन काल है। भारत के एक महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और विद्वान थे। उन्हें जिन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, जिन्होंने जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित किया और एक पत्रिका चलाया दोस्तों, उसका नाम है हुंकार पत्रिका। क्वेश्चन पूछता है हुंकार पत्रिका किसने चलाया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने चलाया।
ठीक है। और बिहार में बकास आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक से भी ये जुड़े हुए थे। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा? ये मारने वाले थे उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। 13 मार्च 1940। उधम सिंह के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। उधम सिंह का जो ये प्रेरणा मिला कि माइकल ओडायर को क्यों मारा जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को होती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। और उसी हत्याकांड में एक व्यक्ति, छोटे बच्चे उधम सिंह थे। कौन थे? उधम सिंह थे। उधम सिंह सारा नजारा देख रहा था कि हजारों हजार व्यक्ति की मौत किस ढंग से हो रही है, खूनी का नदियां बहाया गया है, लेकिन उसमें से बच निकले थे उधम सिंह। उधम सिंह उसी समय दृढ़ निश्चय किया था ये कि हम अंग्रेज को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया है, यानी माइकल ओडायर और जनरल ओडायर, इसे मैं खत्म करके रहूंगा। उसी यही दृढ़ निश्चय के साथ जब ये माइकल ओडायर और जनरल ओडायर भारत से रिटायर होकर अंग्रेज के यानी इंग्लैंड चला गया, तो उसी के पीछे पीछे उधम सिंह ही पूरी कोशिश के साथ इंग्लैंड पहुंच गया। और इंग्लैंड के एक हॉल है दोस्तों, कैक्सटन हॉल। कौन सा हॉल? कैक्सटन हॉल। इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में कहा जाता है कि जनरल ओडायर को मारने गया था, लेकिन जनरल ओडायर की मृत्यु पहले ही हो गया था। ये इसे सम्मानित किया करने वाला था अंग्रेजी सरकार, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। किसी तरह से कैक्सटन हॉल में उधम सिंह पहुंच गया और धाए धाए गोलियां मारा। 13 मार्च 1940 को इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म हुआ आपका दोस्तों ये 26 दिसंबर 1899 को सुनाम पंजाब में हुआ। मूल नाम शेर सिंह था। प्रेरणा कहाँ से मिला? जलियांवाला बाग नरसंहार से 1919 में हुआ। हत्या हुई किसका? माइकल ओडायर के 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या किया। और मार्च के बाद जुलाई में इन्हें भी फांसी दे दिया गया, उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटानाविल जेल लंदन में ही। ठीक है। संगठन किससे किससे जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, भगत सिंह से प्रभावित थे। इनका नाम परिवर्तन किया गया था, शेर सिंह था, बाद में उधम सिंह, और फिर खुद को ये मोहम्मद सिंह आजाद कहा करते थे। ठीक है। भ्रम कई लोगों को क्या होता है, जनरल डायर को मारना चाहते थे, लेकिन उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मार दिया था, जो डायर के आदेश के लिए जिम्मेदार था। आइए दोस्तों, लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। विशेषता की बात करें तो द्वैत शासन प्रांत में लगा था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। प्रत्येक चुनाव शुरू हुआ था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलने लगा था, द्विसदनीय व्यवस्था हुआ था, भारतीयों को भागीदारी मिला था वायसराय की कार्यकारी परिषद में। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हो गया था। पहले तो मुस्लिम की पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था। 1909 में यहाँ पर क्या किया गया, सिख और भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियन इस सब में भी बांट दिया। लोक सेवा आयोग के गठन की बात किया गया। ठीक है। उच्चायुक्त की बात किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतीय अधिकारियों का हस्तांतरण किया गया। अगला है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? वो व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। कौन व्यक्ति हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में देखें तो इसे कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक या जेपी नारायण कहा जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ, सारण बिहार में हुआ। इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ, पटना भारत में मृत्यु हुआ था। पिता का नाम देवकी बाबू, माता का नाम फुलरानी देवी, पत्नी का नाम इम्पोर्टेंट है प्रभावती देवी। और ये असहयोग आंदोलन के दौरान 20 दिन ही एग्जाम में बचा था, छोड़ दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इनका नारा था संपूर्ण क्रांति। राजनीतिक नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन पर भारत रत्न मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। ठीक है। कांग्रेस से जुड़ा था, जनता पार्टी आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, जेपी आंदोलन, इस सब में थे। जेल यात्रा किए थे और हजारीबाग जेल में थे, वहां से दिवाली के दिन भागे थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है।
1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 70 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके विपक्ष में ये नारा लगाए थे। अगला है दोस्तों, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी रियासत, जमींदार और पूंजीवाद का उखाड़ फेंकने का कौन चाहा था? समाजवादी व्यक्ति में से प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? ये थे शीलभद्र याजी। कौन थे? शीलभद्र याजी, ठीक है। शीलभद्र याजी बहुत ही समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, ये ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक से ये जुड़े थे। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा। ये जर्मनी में झंडा फहराए थे पहली बार 1907 में। इसे भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।